ठंड में गरीब ससुराल की एक रजाई। दिसंबर का महीना था। सूरज डूबने के बाद जो सर्द हवा चलनी शुरू हुई, वो रात को ऐसी जानलेवा हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। इस कड़ाकी ठंड में शहर से दूर एक छोटे से गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में सीमा का गरीब परिवार, जिसमें कुल 7 लोग थे, सारे एक दूसरे से सटकर लेटे थे। लेटने का कारण कम जगह नहीं, बल्कि बीच में पड़ी एकमात्र फटी पुरानी रजाई थी। हे भगवान, आज कैसी ठंड पड़ी है। मुझसे तो ये झेली हुई नहीं जा रही। अरे बहू, ये रजाई मेरी तरफ खिसका। हाँ माँ जी, ये लीजिए, आप अच्छे से ओढ़ लीजिए। सास से रजाई खिसकी तो ससुर रामलाल ने कहा, बहू, रजाई हमारी तरफ खिसका दो। कंधा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। पिताजी क्या करूं, रजाई छोटी है और अगर आपको ढकती हूँ तो बच्चों के पैर खुल जाते हैं, बच्चों को ढकती हूँ तो माँ जी के हाथ खुल जाते हैं। लगता है इस साल की ठंड तो जान ले लेगी हमारी। माफ करना पिताजी, मैं दिन भर मजदूरी करता रहा। सोचा था कुछ एक्स्ट्रा कमा लूंगा, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर थोड़े और पैसे होते तो एक और रजाई ले आता। कम से कम बच्चों को तो चैन से सोने को मिलता। पिंकू के बच्चे, चुपचाप से थोड़ी रजाई मुझको भी दे। अभी मैं तुझको बता रहा हूँ, मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं तेरा भरता बना दूंगा। समझ में आई? मुझको मार के तो दिखा, मैं अभी तुझे अच्छा मजा सिखाऊंगा। मुझको बहुत सर्दी लग रही है, मैं रजाई नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे पिंकू सोनू, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह से आधी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हो? चुपचाप से सो जाओ। माँ देखो ना, ये पिंकू का बच्चा मुझसे लड़ रहा है। मुझे ठंड लग रही है और इसने सारी की सारी रजाई खींच ली है अपनी तरफ। अरे बच्चों, लड़ाई मत करो। अगर रजाई खींचोगे तो वो और फट जाएगी। ठंड तो सबको लग रही है। हम 7 लोग हैं और एक रजाई है। आज रात हमें इसी में गुजारनी होगी। हम सब एक दूसरे से सट कर लेटते हैं। शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिलेगी तो थोड़ी सर्दी कम लगेगी। ठीक कहते हो धर्मपाल, हम गरीब लोग हैं। हमारी दौलत एक दूसरे का सहारा ही है। इसी रजाई में सब सिमट जाओ। यही हमारा घर है, यही हमारा भाग्य है। बच्चे नहीं मानते। फिर दोनों बच्चे रजाई को अपनी अपनी तरफ खींचातानी करने लगते हैं। पुरानी रजाई अब और भार सहन नहीं कर पाई। रजाई की खींचातानी के बीच से एक भयानक चर की आवाज आई और बीच से फट जाती है। रुई का एक गुच्छा बाहर निकल आया। हे भगवान, कैसे शैतान बच्चे हैं ये। क्या किया तुमने कमबख्त कहीं के, रजाई फाड़ दी। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। राम जी भी गजब की परीक्षा ले रहे हैं हम गरीब परिवार वालों से। अब तो सारी रात ठंड में बैठकर रात काली करनी पड़ेगी। बच्चों, ये तुमने क्या कर दिया? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम ये कड़कड़ाती ठंड को रोक पाए। रुको, मैं कुछ लकड़ियाँ जला देता हूँ, जिससे थोड़ी गर्माइश होगी और आज की रात तो कटेगी। ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ ये रजाई मैं दोबारा से सिल पाऊँ। रमेश घर में कोने में पड़ी अंगीठी जलाता है। सब लोग अंगीठी के पास बैठ जाते हैं, मगर ठंड रुकने का नाम नहीं लेती। सीमा कैसे न कैसे करके रजाई सिल देती है। ऐसे ही रात कटती है। सीमा, मैं आज शहर जा रहा हूँ। शायद वहाँ कोई बड़ा काम मिल जाए। बर्फ तोड़ने का या बोझा ढोने का या लेबर का कोई भी काम मिल जाए जहाँ ज्यादा पैसे मिले। अब मुझे शहर जाना ही होगा। जी मगर आप ऐसे कैसे जाओगे? आपके पास ढंग का स्वेटर भी नहीं है। आप शहर में अपने आप को कैसे संभालोगे? आप यहीं रहो, हम कुछ न कुछ करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं गांव में ही कुछ न कुछ काम ढूंढता हूँ। ठीक है जी, कोशिश करना कि आज कुछ काम मिल ही जाए। रमेश काम ढूंढने जाता है। तभी सीमा अपने बच्चों से बोलती है, पिंकू सोनू, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। जल्दी जल्दी उठो। माँ नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। हाँ माँ, मुझे भी नहीं जाना। अरे बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना? तुम दोनों को तो डॉक्टर और पायलट बनना है ना। तो बेटा, वो बिना स्कूल जाए कैसे होगा? माँ, हमारे पास स्कूल में पहन के जाने के लिए ढंग के स्वेटर भी नहीं है। सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर सिल रही हूँ। 1-2 दिन की बात है, मगर ऐसे स्कूल जाना नहीं छोड़ते। बेटा, हमारी गरीबी में तुम ही हमारी आखिरी आशा हो, जो हमें इस गरीबी से निकाल सकते हो। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था।
स्कूल में सब बच्चे मोटा सा ऊनी स्वेटर, कानों में मफलर और हाथों में ग्लव्स पहनकर खेल रहे होते हैं। पर पिंकू और सोनू पतली फटी हुई कमीज और स्वेटर के बिना झुके झुके स्कूल में आते हैं। जैसे ही वो क्लास के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कुछ बच्चे उन्हें देखकर खिलखिलाने लगते हैं। अरे देखो तो, आज फिर ये दोनों भाई फटे कपड़े पहन कर आए हैं। इनके घर में नए कपड़े नहीं है क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत गरीब हैं। सोनू, तुम्हारी पैंट को देखो, 2 जगह से तो फटी हुई है। टीचर ने क्यों पहन कर आने दिए तुम्हें ऐसे कपड़े? अरे 10 तरह के तो धागे की सिलाई हुई है इसमें। सभी बच्चे हंसते हैं। पिंकू शर्म से सर झुका लेता है और सोनू की आंखों में पानी भर आता है, पर वो चुप रहते हैं। टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन दोनों बच्चों के कानों में सिर्फ ठंड जाती है। उनका पूरा शरीर कपकपा रहा होता है। दोपहर को दोनों बच्चे घर पहुंचते ही सीमा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। आ गई मेरी बच्ची। तो बताओ, स्कूल कैसा रहा? आज टीचर ने क्या बताया? मम्मी, सब लोग आज मेरा और सोनू का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि ये तो फटे कपड़े पहन कर आते हैं, गरीब कहीं के। और माँ, आज पूरे दिन मैं कांपता ही रहा। माँ, जब तक मुझे स्वेटर नहीं मिलता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ मम्मी, मुझे भी सबने यही कहा। टीचर भी हमारा साथ नहीं देते, वो भी हमारा मजाक बनाते हैं। माँ, सुबह सुबह इन कपड़ों में बहुत ठंड लगती है, और रात को उस एक रजाई में भी। मम्मी, हम पूरे दिन ठंड में कांपते ही रहते हैं। अब हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीमा की आंखों में पानी आ जाता है, पर वो करती भी क्या। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत मुश्किल से ये सब झेल रहे हो, लेकिन परिवार के हर समय में अच्छा या बुरा हो, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही एक परिवार की असली पहचान होती है। आज अगर हमारा बुरा समय है, तो कल को भगवान हमें अच्छा समय भी दिखाएगा। मम्मी, हमारा तो अच्छा वक्त कभी आया ही नहीं, हमेशा बस बुरा ही चल रहा है। हम तो शुरू से ही गरीब हैं। हर सर्दियों में हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा वक्त धीरे धीरे आता है। रात चाहे कितने भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो ना, तो रोना बंद करो, समझे? दोनों बच्चे आंसू पोंछकर सर हिलाते हैं। सीमा रसोई में जाती है और राशन देखती है, जहाँ उसे सिर्फ खाली डब्बे, दाल खत्म, चावल खत्म, आटा खत्म नजर आता है। वो बाहर आती है। वहीं उसकी सास बहुत सारा बथुआ लेकर आती है और कहती है, कितना हरा और ताजा ताजा बथुआ है। ओ बहू, ये ले जा, बथुआ अंदर ले जा। अरे माँ जी, ये बथुआ कहाँ से आया? वो मेरी दोस्त है ना, शर्मिला, वो देकर गई है। उनके गांव से आया है। उन्होंने अपने खेत में इस साल बथुए की बागबानी लगाई है। ले जाकर अच्छे से धो ले और काट कर इसके गर्मा गर्म पराठे बना दे। और आज पराठे जरा बढ़ा कर बनाना। तुझको पता है ना, तेरे ससुर जी और बच्चों को कितने पसंद है बथुए के पराठे। मगर माँ जी, पर अभी रसोई के अंदर जरा से भी आटा मौजूद नहीं है। आज सरकारी राशन मिलने वाला है, बस वही लेने जा रही हूँ। बहू, इस राशन के मिलने से भी कितना फायदा है, मगर ये सरकारी आदमी हम जैसे गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन के बदले हमसे आधा दाम वसूलते हैं। सरकार से अलग तनख्वाह खाते हैं और गरीबों की बोटी अलग नोचते हैं। हाँ माँ जी, ऊपर से चक्की वालों ने अनाज की पिसाई के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। दिन भर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई कुछ बढ़ नहीं रही। घर में जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, अब वो भी खत्म होने वाले हैं। कोई नहीं बहू, अभी तू जा और राशन ले आ। तेरे ससुर जी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। विमला राशन लेने जाती है, मगर सरकारी आदमी उसे आधा ही राशन देता है और वो घर आकर खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये रजाई का दुख कम था, जो अब ये राशन का दुख अलग आ गया। ये राशन तो 10 दिन भी मुश्किल से चलेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पैसों की तंगी हर परिवार के गरीब रह जाने का मुख्य जड़ होती है। सीमा के घर की कहानी भी कुछ यही थी। घर में इकलौता कमाने वाला रमेश है। इसी कमाई से उसे बूढ़े माँ बाप, बहन, 2 बाल बच्चे और पत्नी समेत पूरे घर परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। ऐसे ही सर्दियों की शुरुआत होने के साथ गलियों में रजाई बेचने वाले आने लगते हैं। कपास की मखमली रजाई ले लो, नरम नरम मखमली रजाई ले लो। सर्दियों में अगर चैन से सोना है तो ये मखमली रजाई तो लेनी ही होगी। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, केवल 1200 रुपए की एक रजाई है। तभी ननद प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी
देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर रजाई है। हम भी एक नई रजाई अपने घर के लिए खरीद लेते हैं। वैसे भी जो रजाई है वो बहुत पुरानी हो गई है। भाभी आप क्या कहती हो? प्रिया, यहाँ राशन लेने के पैसे नहीं हैं। तुम नई रजाई की बात कर रही हो? अभी हम नई रजाई नहीं ले सकते। हमारे घर में ओढ़ने के लिए रजाई है, हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी सीमा बहू। अभी तो किसी तरह से पुरानी वाली रजाई से हमारा काम चल रहा है। अभी तो वो रजाई कितनी टिकाऊ और मजबूत है, 2-4 साल और निकल जाएगा। विमला मुंह से ऐसा बोल ही रही थी, लेकिन उसके दिल में पुरानी रजाई को लेकर बिल्कुल भी संतोष नहीं था, क्योंकि वो रजाई बहुत सालों पुरानी और किसी चादर जितनी दुबली पतली हो चुकी थी। शाम होते ही रमेश फिर से आज सिर्फ 200 रुपए हाथ में लेकर आया। क्या हुआ बेटा, आज भी तेरा काम नहीं हुआ क्या, जो तू ऐसे मुंह बना के घर आया है? माँ जी, आज सिर्फ 200 रुपए की कमाई हुई है। ठंड इतनी पड़ रही है कि पूरे गांव में काम का अकाल पड़ रहा है। पूरे गांव में कोई काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से किसी के घर में सफाई का काम मिला, वहाँ से 200 रुपए मिले हैं। जी, 200 रुपए में तो घर का राशन ही नहीं आएगा। हाँ सीमा, मैं पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई अच्छा और रोज वाला काम मिल जाए। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। सब लोग खाना खाते हैं। सीमा ने रजाई की मरम्मत की थी, मगर उसके बाद भी रजाई छोटी और पतली थी। रात में परिवार का हर सदस्य ठंड से सिकुड़ कर सोता है। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान, थोड़ी रजाई मेरे ओढ़ने के लिए भी तो छोड़ दो। अरे मैं बूढ़ा बिना रजाई के पड़ा हूँ, ऊपर से तुम सबने खिड़की वाले हिस्से में मुझे ही कर दिया है। बाहर से ऐसे पानी की तरह बर्फीली ठंडी हवा आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे चैन की नींद सो रही हूँ। अरे मेरे पैर तो खुद आधी रजाई से बाहर है। माँ, पिताजी, आप दोनों इस तरह बच्चों की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आपको पता तो है ये रजाई हम लोगों के ओढ़ने के लिए छोटी पड़ जाती है। भैया, आप हम सबके लिए एक नई रजाई क्यों नहीं खरीद कर ले आते हैं? पापा, आप हमारे घर के लिए एक नई रजाई ले आइए ना। इस पुरानी वाली रजाई में तो जल्दी से हाथ पैर भी गर्म नहीं होते हैं। पिंकू के रजाई की फरमाइश पर रमेश लाचार होकर अपने दिल ही दिल में दुखी होकर बोलता है। हे भगवान, इस ठंड के मौसम में घर परिवार की रोटी चलाना भी इतना मुझको भारी पड़ रहा है। नई रजाई कहाँ से लेकर आऊंगा? अपने परिवार को ऐसे तड़पते हुए देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है। एक तरफ जहाँ भयंकर सर्दी का मौसम था, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों में उस दुबली पतली रजाई की जदोजहद थी। और इसी जदोजहद का परिणाम ये हुआ कि उस दिन आखिरकार दोनों बच्चों में रजाई की लड़ाई के चलते रजाई फट जाती है। लो, हो गया रजाई का काम। पिंकू, सोनू, तुमने ये क्या कर दिया? अरे नालायकों, कितनी बार समझाया है तुम दोनों की लड़ाई मत करा करो, मगर नहीं। देख लो, फट गई ना रजाई। और बहू, अब मुझे नहीं लगता कि ये सिलने के लिए बची भी है। इसकी हालत तो देख, बीच से पूरी तरह रुई बाहर आ गई है। अब हम आज की रात कैसे काटेंगे? हे भगवान, बिना रजाई के तो ये ठंडी बर्फीली हवाएं रोम रोम कपा रही है। ऐसा लग रहा है इस जाड़ी में शरीर का सारा खून जम जाएगा। अरे रमेश, ये खिड़की का भी कुछ कर बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हिमालय की बर्फ खिड़की के बाहर गिरा दी हो। मेरी तो पूरी पीठ ही अकड़ गई है बेटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस सर्दी के मौसम से अपने ससुराल वालों को कैसे बचाऊं? परेशान होकर सीमा घर के कोने कोने में देखने लगती है, जहां उसे कोने में रखी हुई कुछ जूट की बोरियां नजर आती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इन बोरियों को रजाई के ऊपर साट देती हूँ। जूट की बोरी गर्म होती है, उससे रजाई में भी गर्माहट रहेगी। और इसी फटी रजाई में अपने गरीब ससुराल वालों को सुलाने से तो अच्छा है कि हम लोग बोरी रजाई के अंदर सोएं। इस तरह मजबूर होकर सारे ससुराल वाले ठंड भरे मौसम में बोरी की रजाई में रात बिताते हैं। लेकिन एक बोरी की रजाई किसी मखमल की रजाई जितनी नरम और मुलायम थोड़ी ना हो सकती थी। कई बार तो बोरी की रजाई में पूरे परिवार वालों को नींद में खुजलाहट के चलते अचानक ही उठना पड़ता है। तभी एक रात पिंकू उठकर अपने पूरे शरीर को खुजली करने लगता है। माँ, मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज की खुजली हो रही है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मेरा पूरा बदन खुजला रहा है। हे भगवान, सीमा देखो ना, पिंकू का हाथ पैर कैसे छिल गया है, खून भी आ रहा है। हाय मेरा बच्चा, हे भगवान, ये तो हम गरीबों को कैसे जिंदगानी देता है। अरे मेरा बच्चा, जल्दी से रजाई से बाहर निकल, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। सीमा गुस्से में वह बोरी की रजाई हटा देती है
और रात भर जागकर अपने बच्चे को थपकी दे देकर सुलाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। उस रात सीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। बस बहुत हो गया। अब अगर अपने गरीब ससुराल में रजाई लाने के लिए मुझे खुद भी इस घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा तो मैं काम करूंगी। वैसे भी मेहनत करने में क्या बुराई है, चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। अगले दिन सीमा अपने सास ससुर से काम करने की इजाजत मांगती है। माँ जी, वो मैं कह रही थी कि मैं भी घर से बाहर जाके काम करना चाहती हूँ। मुझसे अपने परिवार की ये हालत देखी नहीं जा रही। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ऐसे घर में बैठेगी तो रजाई आएगी नहीं। रमेश के पैसों से तो घर में 2 वक्त का खाना भी आ जाए वही बड़ी बात है। मगर बहू, तू काम करेगी कहाँ? रमेश को गांव में ही काम नहीं मिल रहा तो तुझे कैसे मिलेगा? माँ जी, वो सामने मौसी है ना, उन्होंने मुझे बोला है गांव में एक फैक्ट्री है जहाँ औरतों की जरूरत है। बस आज वही काम देखने के लिए जा रही हूँ। और भाग्य से उसे एक रजाई बनाने की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। फैक्ट्री के मालिक दीपक भैया बहुत ही नेक दिल इंसान थे। सीमा पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती है और सुबह सबसे पहले जाती है और देर शाम को सबसे आखिरी में निकलती है, ताकि अधिक से अधिक काम करके वो एक रजाई के पैसे जल्द से जल्द जुटा सके। सीमा, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम औरत हो के बाहर जाकर इतनी मेहनत कर रही हो, मुझसे तो ये देखा नहीं जा रहा। कष्ट नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है जी। आपको क्या लगता है मुझे बच्चों को खुजली से रोते हुए देखना अच्छा लगता है? मैं एक माँ हूँ, उन्हें ठंड से बचाना मेरा धर्म है। माँ जी और ससुर जी कैसे ठंड में रात को कांपते हैं, मैं उनके लिए एक रजाई तो लेकर आ ही सकती हूँ ना। अब सीमा को लगातार काम करते हुए पूरे महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार 1 महीने बाद जब दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड चरम पर थी, सीमा को उसकी तनख्वाह मिलती है। ये लो सीमा बहन, तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह और ये एक नई मखमली मोटी रजाई। तुमने 1 ही महीने में हमारी फैक्ट्री को बहुत फायदा कराया है। सच में मैंने तुम जैसी मेहनती औरत अपने यहाँ पहले कभी भी नहीं देखी। ये हमारी फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए ओढ़ने के लिए एक रजाई, नए साल के तोहफे में एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपक भैया आप बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया में हर अमीर आपके जितना दिलदार नहीं होता है। आप नहीं समझ सकते, गरीब के लिए ठंड के मौसम में ये रजाई केवल रजाई नहीं बल्कि सोने चांदी से भी महंगी और अनमोल चीज है। और मेरे परिवार के लिए आप कोई देवता से कम नहीं है। रजाई लेकर सीमा खुशी खुशी अपने घर आती है। घर में घुसते ही बच्चे रजाई को देखते हैं और शोर मचाने लगते हैं। माँ, क्या ये रजाई हमारी है? यह तो तुम हमारे घर के लिए लाई हो ना माँ? हाँ सोनू बेटा, ये रजाई मैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए लाई हूँ। यानी कि आज से हम इस नई रजाई को ओढ़कर सोएंगे। और अपनी तनख्वाह से मैं तुम्हारे लिए स्वेटर भी लाई हूँ। अब स्कूल में भी कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। सारे ससुराल वाले भी रजाई को देखकर बहुत खुशी जताते हैं। रमेश ने गर्व से अपनी पत्नी को देखा। विमला देवी ने सीमा को शाबाशी देते हुए कहा, बहू, आज तूने बता दिया कि अगर परिवार पे मुसीबत आए तो एक औरत भी अपने घर को उन मुश्किलों से निकाल सकती है। बेटा सच में तेरी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तूने कभी हिम्मत नहीं हारी। इस तरह सीमा के गरीब ससुराल से फटी रजाई में ठंड के मौसम में सोने की कश्मकश मिट जाती है। परिवार के मुखिया ने नहीं बल्कि घर के बहू ने अपनी मेहनत से परिवार को सुकून की नींद दिलवाई। अब सब लोग उस गर्म रजाई में चैन से सो पाते थे।